स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी। गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई वेलकम यू ऑल। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रेम प्रधान है, ऑलवेज रिमेंबर लव इज प्रीडोमिनेंट। हाँ, और अगर अभी आपने गोयल साहब की बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थॉट ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। नेवर लेट योर सेल्फ बी डिस्करेज फ्रॉम चैलेंजेस। कभी कोई परेशानी है तो ये नहीं कह रहे यार मैं परेशान, यार मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। कभी भी ना परेशान हो, ठीक है। अगर अभी कभी प्लान ए फेल हो जाए तो याद रखो, बच्चे कुछ अभी बहुत सारे लेटर है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बहुत सारे प्लान है, ठीक है ना। कीप योर इनर स्पार्क, लाइटन अप एंड डोंट क्विट। जो आपके अंदर की ताकत है उसे हमेशा जगाए रखो और कभी भी क्विट ना करो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बेस्ट सेक्शन की ओर। बेस्ट कमेंट चिताक्षी दवे, बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। योर क्लास टॉट बेटर स्टूडेंट, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा भी यही मानना है कि हम सबको बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ बनेंगे वो तो हमारी मेहनत है। बाकी एक आसपास के माहौल से हम क्या सीखें, तो याद रखो हर इंसान से सीखने की चाह रखो। और आपने बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, 10 आउट ऑफ 10 स्टार स्टूडेंट। होमवर्क PFO बहुत अच्छा आपने लिखा, बस थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करो। सुनीता, थैंक यू सर, मोटिवेशन लाइन आर सुपर मोस्ट, थैंक यू सो मच जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल का जितना टॉप करंट अफेयर है सारा कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश, टॉप टॉपिक की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना जहां पर जियो टैग किसको रखा गया? कम्युनिटी किचन को। अच्छा क्वेश्चन है, इससे इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑनलाइन डेटा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कितना कोविड-19 में लोग बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, किस किस सेक्टर से कितने कितने, एक ऑनलाइन पूल कर दिया है। कितने लोग इस सेक्टर से, ये लोग हैं, इतने तादाद है लोगों की मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोटा एलोकेशन कर दिया, एक प्रोसीजर इंपोर्ट करने के लिए। क्या? पेट कोक को, जितना भी पेट कोक है उसका मतलब उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब 20 अप्रैल की बात कर लेते हैं। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारी स्टोरी बताऊंगा। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर अ मॉडल टू प्रिडिक्ट आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। ऐसा मॉडल बनाया है जिससे कि आयनोस्फेयर जो अपना है उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और उसको हम कैसे अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की इंक्रीज 20% तक बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। क्यों 20% तक सेल बढ़ गई है? देखो थोड़ा सा इस वजह से भी, और गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सब्सिडी और इसमें बढ़ाई है, ठीक है। तो इस वजह से सेल बढ़ गई इन 2020-2021। INST यूजेस अ फिश गिल, है ना। फिश गिल को यूज किया क्या? इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाने में। जो बैटरीज होती है ना उनके अंदर जो कैटलाइस्ट यूज होते हैं, कैटलिस्ट, उनको एज उनकी जगह पर फिश गिल को यूज किया जाएगा। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी सरप्लस राइस, अगर जो ज्यादा मात्रा में चावल बच जाएंगे सब कुछ होने के बाद तो उनको किस में क्या बनाने में मदद की जाएगी? सैनिटाइजर उनसे बनाया जाएगा। हम एज वी नो कि जो भी राइस वगैरह है तो उनसे क्या होता है कि इथेनॉल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं इथेनॉल को कन्वर्ट करके अच्छे से सैनिटाइजर बनाया जा सकता है। CBDT इशू क्लैरिफिकेशन ओवर द सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आइए इन सारी न्यूज को आगे कवर करते हैं। जितना भी करंट अफेयर है सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू जियोटैग कम्युनिटी किचन। जो भी कम्युनिटी किचन है तकरीबन इन पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी है कम्युनिटी किचन? 7368 कम्युनिटी किचन। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 75 डिस्ट्रिक्ट में। कब से शुरू हुआ ये? मतलब कब से लाया गया ये? फर्स्ट स्टेट टू जियो टैगिंग, ये जियो टैगिंग में आ गया है। उत्तर प्रदेश का जियो टैग क्या है? वो आपका कम्युनिटी किचन। और टोटल कम्युनिटी किचन कितनी है यहाँ पर? 7367, ठीक है ना। 7368। प्लीज नोटेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ज्वाइन हैंड विद गूगल, गूगल के साथ अप्रोच करके उनको मतलब उनकी हेल्प लेके क्या किया है कि इस जियो टैगिंग को यूज किया, कम्युनिटी किचन को यूज किया, और कहीं ना कहीं क्या किया, द किचन प्रोड्यूस, साथ ही साथ किचन कितना प्रोड्यूस कर रही? 12 लाख पैकेट पर डे प्रोड्यूस कर रही। द स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइज दैट रिसोर्स एंड मैसिव स्केल टू एस्टेब्लिश द किचन। कहीं ना कहीं कोशिश कर रही कि ये जो सारी किचन है उनको और ज्यादा बढ़ावा मिले। दिस वाज डन थ्रू द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उन सबको साथ लाके कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की इनको और ज्यादा बढ़ावा मिले। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, इसके क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज
किस किस तरीके से हम इसको और ज्यादा बेनिफिट लोगों के लिए कर सकते हैं। एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर RSAC टू लर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ कम्युनिटी किचन। बहुत बढ़िया कि अगर किसी को जानना है कि मेरे एरिया में आसपास कहाँ पर कम्युनिटी किचन है तो वो गूगल की हेल्प से कम्युनिटी किचन जान सकता है कहाँ पर। द एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय फीडिंग द डेटा ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और ये मान लीजिए ये लैटिट्यूड का रखा, ये लॉन्गिट्यूड रखा, तो आपकी कम्युनिटी किचन इस जगह है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल विल आल्सो प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ दिस सेंटर इन इट्स एप्लीकेशन। और अगर आप चाहेंगे तो गूगल पे भी डाल के देखें इन कम्युनिटी किचन का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में किस एरिया में कम्युनिटी किचन है और आप जहां पर खड़े हैं वहां से कितनी दूर है। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑनलाइन डेटा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप इस पिक को जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने किस किस जगह से कितने कितने लोग वॉलंटियर टाइप का जो है, जो बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट जो कोविड-19 से लड़ने में मदद कर रहे हैं, है ना। एमबीबीएस डॉक्टर टोटल कितने हैं? 9,27,000। इस तरीके से आयुष से कितने लोग हैं, रेलवे हॉस्पिटल कितने हैं, सारी चीज है इसमें गवर्नमेंट ने लिख दी कि कितने लोग लिखित कोविड-19 से लड़ने में मदद कर रहे हैं। On April 19, 2020, the government of India launched online data pool of human resource to combat COVID-19. Please note it, the government of India launched online data pool at ये पूरी वेबसाइट है। It includes आयुष डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वॉलंटियर, एनएसएस, एनसीसी, एक्स सर्विसमैन, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट पूल, और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा स्टेट पूल बनाया जाएगा जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट से कितने सारे लोग हैं, कितनी संस्थाएं क्या क्या हैं जो उसमें जुड़े हैं कोविड-19 से लड़ने में। The data from this platform shall used by the authorities to frame a contingency plan. The main aim of the platform is to provide a complete data about the available manpower. कहीं ना कहीं ये जो चीज बनाई गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन डेटा पूल लॉन्च किया है, इसका कहने का मेन मतलब है कि कितना टोटल मैन पावर है जो उससे लड़ने में मदद कर रहा कोविड-19 से। अब मान लीजिए अगर इसके लिए अगर किसी भी संस्था ने अगर कोई नई न्यूज निकाली कि इतने लोगों को मैं ये दूंगा, ये करूंगा, ये, तो इससे क्या रहेगा कि इतने लोगों को मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। और इससे क्या रहेगा, अब जैसे डॉक्टर की लिस्ट पता है कि ठीक है 9,27,000 है, तो हमें कितनी पीपीईज बनानी है, तो ये भी पता चल जाएगा पीपीईज बनाने का कि कितनी पीपीई की जरूरत है। अब अगर डेटा हमारे पास नहीं होगा किसी किसी संस्था के पास, तो कहीं ना कहीं वो कैसे मदद कर पाएगी। अब इसके जरिए कहीं ना कहीं वो मदद कर पाएगी। द प्लेटफॉर्म अलोंग विद द अर्लियर लॉन्च ऑफ IGOT मॉडल विल हेल्प टू फाइंडिंग सॉल्यूशन कोविड-19 बेस्ड इशू। आइए अब जान लेते हैं IGOT ट्रेनिंग के बारे में। दिस इज अ ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये करती क्या है, यहाँ से यहाँ आप देखो, ये ट्रेनिंग फैसिलिटी है और ये कोविड वॉरियर है, ये कोविड-19 से लड़ने में मदद कर रहे हैं, है ना। क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेशन, प्रोएक्टिव, पोलाइट, उसके बाद प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट। कहने की बात कही जो शब्द लिखे हैं, मतलब वो हर तरीके से इनोवेटिव होना चाहिए। कोई भी खतरा है तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है ना। और उसके थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर हो, उसका एक्टिव बिहेवियर हो, प्रोफेशनल हो, प्रोग्रेसिव हो, एनर्जेटिक हो, हर काम को अच्छे से करने में सफल रहे। तो ये इस ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। दिस इज अ ट्रेनिंग फैसिलिटी दैट वाज लॉन्च्ड फॉर कैपेसिटी बिल्डर ऑफ नर्स, डॉक्टर्स, हाइजीन वर्कर, टेक्नीशियन एंड आयुष डॉक्टर। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। अदर बेनिफिट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड also constitute a 11 empowered group to frame a plan to address a challenge in the MSME sector. These groups shall obtain detail about the current manpower to learn about. The portal can also be help in to collect information of volunteers in order to enforce social distancing public place such as मंडी, राशन शॉप, बैंक। और इस गवर्नमेंट और जो इस पोर्टल है IGOT, तो इसमें तहत क्या हुआ है कि और बहुत सारे तकरीबन 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं MSME की हर तरीके से मदद करें। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि आप अभी देख रहे होंगे, आप जिस भी जगह पर होंगे तो वहां देख रहे होंगे येलो जैकेट पहने हुए और भी बहुत सारे लोग हैं जो कोविड-19 में हेल्प कर रहे हैं लोगों के लड़ने में। किस तरीके से? वो मंडी में घूमते रहे मिलेंगे आपको, राशन शॉप पे घूमते मिलेंगे, बैंक में मिलेंगे, यहाँ चलिए डिस्टेंस बना के रखिए, चलिए दूर रहिए, चलिए 1 मीटर का डिस्टेंस बनाइए, चलिए खांसी नहीं, चलिए हाथ सैनिटाइज करिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोटा एलोकेशन प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ अ कैल्सेंट पेटकॉक। कहने की बात क्या है? कोल, जो पेटकॉक, इसे कोल कहते हैं, एक तरीके की आपका कोल की तरीके से होता है, छोटा 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 होता है,
पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करता है ना। अगर बात कर लेते हैं, ऑन अप्रैल 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज laid down a procedure to allocate a quota for import the calcinate petcoke in the financial year 2020-2021। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक तरीके से कोटा जारी कर दिया है कि अब इतना हमें पेटकॉक मंगाना है, ठीक है ना। जिसका क्या बेनिफिट रहेगा, कहीं ना कहीं आप जितनी भी आपने मेरी अब तक की करंट अफेयर्स की सेशन देखे होंगे, उसमें आपको एक चीज पता चल रही होगी, इंडियन गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग है कि ये जो कोविड-19 में देश जो रुका हुआ है, कि जब कोविड-19 खुले, ये जो लॉकडाउन हो रखा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी रफ्तार दुगनी स्पीड से बढ़ा पाए, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं इस जो पेटकोक है इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। इन अक्टूबर 2018, अब पूरी बात सुनना, ध्यान देना, नोट करना इसको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वालिटी ऑफ पेटकोक इन ऑर्डर टू यूज इट इन अ फ्यूल इन एनोड मेकिंग, सिर्फ एनोड मेकिंग में यूज किया जाएगा। एंड अर्लियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बैन इंपोर्ट ऑफ पेटकोक। पेटकोक का इसको थोड़े दिनों बाद क्या किया, इसको बैन कर दिया, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इंपोर्ट ऑफ पेटकोक वाज अलाउड ओनली इन अ लाइमक्लीन, सीमेंट, गैसिफिकेशन एंड कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्री। सिर्फ इन्हीं जगह पर इसका यूज रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज किया जाता था। नाउ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट द पेटकोक, ठीक है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से इसको एक तरीके सबके लिए बैन कर रखा था, कुछ एरो के लिए छोड़ रखा था, सीमेंट गैसिफिकेशन के लिए, तो अब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने क्या किया है कि अब इंपोर्ट करना है बहुत ज्यादा मात्रा में पेटकोक को, ठीक है। अब पेटकोक है क्या, इज मेनली यूज्ड इन द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल। अब बात कर लेते हैं पेटकोक इंपोर्ट्स की। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेटकोक इन द वर्ल्ड। इंडिया इंपोर्ट ओवर 27 मिलियन टन ऑफ पेटकोक फ्रॉम द यूएस अलोन। सिर्फ अभी अगर यूएस की बात करें, अगर बात पूरे ब्रह्मांड पूरा वर्ल्ड की बात कर लें तो बहुत ज्यादा है। पेटकोक इमिट ओवर 11% ज्यादा, 11 गुना ज्यादा मान लो, ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है कोल से ज्यादा। ये अब देख रहे हैं, छोटे छोटे कोयला टाइप का होता है और इसमें बहुत ज्यादा पेट्रोल टाइप का लगा रहता है, इसलिए इसको पेटकोक कहते हैं। व्हाट इज पेटकोक? पेट्रोलियम कोक इज कॉल्ड अ पेटकोक। इट इज रिच इन कार्बन एंड ड्रेन ड्यूरिंग ऑयल रिफाइनिंग। जब ऑयल रिफाइनिंग करते हैं तो उसके बाद, उसके साथ ही साथ उसके बाद भी ये सारा जो पेटकोक है वो मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 80% ऑफ कार्बन। अप्रैल 20 यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, इस दिन क्या मनाया जाता है? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। अब देख लेते हैं, एवरी ईयर 20 अप्रैल को द यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व। द डे इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू द कैंगजी। कैंगजी इज अ मिथिकल फिगर, एक मिथिकल फिगर है, लोगों का मिथ है कि ऐसा कैंगजी ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। देख लेते हैं, मिथिकल फिगर हु इन्वेंटेड चाइनीज कैरेक्टर। और उन लोगों के मानने से ये जो लोग मतलब मिथिकल कैरेक्टर है कैंगजी, वो एक क्या थे, एक चाइनीज कैरेक्टर जिन्होंने इन्वेंशन किया कि चाइनीज लोग ऐसे दिखेंगे, ऐसा क्या रहेगा। अब देख लो, द फर्स्ट यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे वाज ऑब्जर्व्ड इन, अच्छा क्वेश्चन है, 2010। अबाउट कैंगजीज, कैंगजीज के बारे में बात करें, कैंगजी द लेजेंड इन चाइना इज बिलीव टू हैव, मतलब लोग ये मानते हैं कि इनकी 4 आंखें थी। ऑल्सो इट इज बिलीव दैट, क्योंकि याद रखो 4 आंखें बोली तो कहीं ना कहीं मिथिकल फिगर है। इट इज believed that when the legend invented the Chinese character, the god and the ghost cried and millet rain occurred। लोगों का कहना है कि मतलब जब चाइनीज कैरेक्टर जब बन रहे थे तो क्या हुआ, तो भगवान थे, जो भूत थे, वो रो रहे थे, और क्या हुआ, अनाज की बारिश हो रही थी, बहुत तेज थे। समझो लोगों की कैंगजीज के लिए कितनी बड़ी मिथिकल एक स्टोरी है, जो तो मैंने छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया। द लेजेंड्स इन चाइना बिलीव दैट हैव 4 eyes, मतलब इन लोगों का मानना है जब चाइनीज कैरेक्टर बनाया गया तो क्या था, जो कैंगजी थे उनके हिसाब से उनकी कितनी आंखें थी, लोगों के हिसाब से उनकी 4 आंखें थी। ऑल्सो इट इज बिलीव दैट व्हेन द लीजेंड इन्वेंटेड द चाइनीज कैरेक्टर, और जब वो चाइनीज कैरेक्टर बना रहे थे तो भगवान, भूत प्रेत सब रो रहे थे, और साथ ही साथ क्या हो रहा था, एंड मिलेट रेन अकर, और तब क्या हुआ कि अनाज की बारिश होना स्टार्ट हो गई। ये पूरी मिथिकल स्टोरी है, छोटी सी। आई अब यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट लैंग्वेज डे टू सेलिब्रेट अ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अ मल्टीलैंग्वेजलिज्म। वहाँ अलग अलग तरीके कल्चर हैं और अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक मौका, एक तरीके से एक बहाना मिलता है लोगों को कुछ ना कुछ फंक्शन करने के लिए। द चाइनीज लैंग्वेज वाज सेट अप वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनाइटेड नेशन इन 1946 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। हाउएवर
Chinese was included in a working language in UN 1971? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज: अरेबिक, इंग्लिश, Chinese, Russian, Spanish, French. Working language: initially English and French were established as working language of the UN. Later, other languages such as Chinese, Russian, Arabic, Spanish were added to the list. आइए आगे देख लेते हैं. Indian scientists discovered the model to predict the ionosphere इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. ये देख रहे हैं ना, पूरा आयनोस्फीयर है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी, और क्या हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या हम इसको कम्युनिकेशन में वगैरह में यूज कर सकते हैं. आइए देखते हैं क्या है. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ मॉडल दैट विल प्रिडिक्ट द आयनिक डेंसिटी. और ऐसा मॉडल बनाया है जो भी हमारे अर्थ के आसपास आयनिक स्फीयर है उसमें क्या डेंसिटी है उसकी. और दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के नेविगेशन और कम्युनिकेशन को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज नोटेड द रिसर्चर डेवलप एन आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क बेस्ड ऑन ग्लोबल आयोनोस्फेरिक मॉडल ANNIM to predict the ionospheric electron density. The model was developed by the using data collection. और ये जो मॉडल बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो डेटा कलेक्ट कब से कर रहे थे, 20 सालों से पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तब जाके उन्होंने इस मॉडल को जन्म दिया. ठीक है ना. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बता दूं, थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है. द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मिमिक द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना. ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से पूरा प्रोसेस करता है उसी के तरीके से ये जो बनाया है इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये ह्यूमन ब्रेन की तरीके से काम करेगा. दे हेल्प इन क्लस्टरिंग, recognition, generalization and classification and non-linear data fitting. हर तरीके से पूरा डेटा फिट और डेटा एनालाइज करने में मदद करेगा. इट कैप्चर मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द आयनोस्फीयर. जो आयनोस्फीयर का जितना भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर होगा उसको कलेक्ट करने में मदद करेगा और एक पूरा 3D स्ट्रक्चर बनाएगा. बताता हूँ कैसे. दिस इज हाईली हेल्पफुल टू स्टडी चेंज. और किसमें मदद करेगा कि जो आयनोस्फीयर में चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा हमारा जो नेचर पूरा वेदर है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसके आने वाले टाइम में क्या इसके लॉस होंगे क्या नहीं वो सब पहले से बता देगा. इट ऑल्सो हेल्प इन लर्न अबाउट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. जिस हिसाब से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं दैट अकर ड्यू टू मैग्नेटिक क्लाउड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, और बहुत ज्यादा उससे लॉस होता है. जो 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 सन से बनाए हुए क्लाउड है, जो क्लाउड किससे बने हुए होते हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से, तो उनके क्या क्या लॉस है, किस तरीके से कितना ज्यादा लॉस कर सकते हैं, वो सारी स्टडी को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से हम लोग उसको स्टडी करेंगे. अब मैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में बता देता हूं. सूरज से जो सोलर विंड्स निकलते हैं, ठीक है ना, जो सूरज से सोलर विंड्स निकलती हैं तो क्या करती हैं कि हमारे अर्थ का जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं. बट हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं सोलर फ्लेयर से बचाता है. आइए देखते हैं. मैग्नेटिक स्टॉर्म आर रैपिड चेंज इन ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड. दे कैन लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डे. द मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर कॉज्ड बाय द सोलर विंड. और जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है वो क्या कहां से आता है, कहीं ना कहीं सूरज से आता है. सूरज से जो सोलर फ्लेयर सोलर विंड्स निकलते हैं, सोलर फ्लेयर होने के बाद सोलर विंड निकलती है, उससे हमारा पूरा मैग्नेटिक एक तरीके से बोले तो हम लोग अर्थ की मैग्नेटिज्म पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. ठीक है. नंबर 6 देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल इंक्रीज की गई. कितनी इंक्रीज हो गई है, 20%. कब, 2020-2021 में. आइए देखते हैं. द सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज रिलीज द डेटा. जो सोसाइटी मतलब जो एक संस्था है जो बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल और जिससे सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कम्युनिटीज हैं वो जुड़ी हैं, उसने एक डेटा दिया है जिससे पता चला है कि कितनी परसेंट सेल इंक्रीज की गई. इंक्रीज हुई है 20%. बात की जब पुरानी 2019 की सेल्स की तो उस हिसाब से कितना इंक्रीज किया है, 20%. प्लीज नोटेड द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 2018-2019 इंक्लूड 3600 कार्स थी, 1,26,000 टू व्हीलर थे और 400 बसेस थे. द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ 2019-2020 इंक्लूड 3,400 कार्स एंड 1,52,000 टू व्हीलर्स एंड 600 बसेस थे. तो जो सेल ऑफ कार मतलब सेल जो कार की सेल द सेल ऑफ कार हैव डिक्लाइंड मेनली ड्यू टू अ लैक ऑफ बल्क परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन अ कंट्री. नहीं, ये कोई वो नहीं है. देखिए ये एक मानता हूं ये एक कारण है, बट एक और कारण क्या है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग पॉइंट, है ना. कि इन कार को हम घर से बाहर निकले तो क्या कहीं कोई चार्जिंग पॉइंट है जिनका बेनिफिट उठा के अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर सके. ठीक है ना. द सेल ऑफ ई रिक्शा वॉज ऑल्सो हाई, अराउंड 90,000 ई रिक्शा
वर सोल्ड इन 2019-2020। अब बात कर लेते हैं इनकी की फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड 2019-2020 97% वर इलेक्ट्रिक स्कूटर, 97 इलेक्ट्रिक स्कूटर थे। अब आउट ऑफ दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर 90% ऑफ देम लो स्पीड टू व्हीलर रन एट 25 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक टैक्सी इज slowly build up. However, the sale of these taxi are not growing due to lack infrastructure of charging station. ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बाइक है। और इस बाइक की क्या खास बात है, आप चाहें तो ये बिना आवाज के भी चलेगी, आप चाहें तो 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहें इस तरीके का आवाज लेना, मतलब आवाज चेंज कर सकते हैं हर बाइक के हिसाब से, तो आपको ऐसा ना लगे अरे यार मेरी तो इलेक्ट्रिक बाइक आवाज ही नहीं कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। INS यूज फिश गिल, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, जो लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बना के, किसकी हेल्प से, फिश गिल्स का यूज करके। देखते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली कैटलिस्ट फॉर रिचार्जेबल मेटल बैटरीज। प्लीज नोट इट, द कैटलिस्ट यूज is made of fish gills से मिलके बना होगा। It is low cost and can be used in energy conservation device batteries. The catalyst invented with will overcome the problem of storage technology. जो भी storage technology है उसमें जो भी problem आ रही है उन सबको कहीं ना कहीं दूर करेगी ये, such as metal air battery, fuel cell and biofuel। आइए आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट इन बायोफ्यूल, द कैटलिस्ट यूज्ड इन बायोफ्यूल, जो भी यूज किए जाते हैं सारे मेटलिक होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मीथेन ऑक्साइड। द बायोफ्यूल सेल आर दोज सेल यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल ऑक्साइड, अब जो मेटल ऑक्साइड उसमें पड़े हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पर, तो वो इनके टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या यूज किया जाएगा, फिश गिल। फ्यूल सेल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज फ्यूल सेल? द फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूजुअली प्लेटिनम यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। अब क्या किया जाएगा, अब लो कॉस्ट फिश गिल यूज किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इजाफा होगा, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। वेरी एक्सपेंसिव मेटल यूज एज ए कैटलिस्ट। आइए अब बात कर लेते हैं कि जो भी हमारा सरप्लस राइज होगा, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या बताया कि सरप्लस राइज होगा, मतलब जितना हमारी जरूरत का है वो जब मिल जाएगा हमें, उसके बाद जो बचेगा उसको सरप्लस बोलते हैं। उसको किसमें यूज किया जाएगा, सैनिटाइजर बनाने में, ठीक है ना। अब हाथ वाले सैनिटाइजर तो ठीक बात है, बाकी वो सैनिटाइजर बनाने में जो पूरे देश को सैनिटाइज करेगा, दुकान दुकान, गाड़ी गाड़ी, गलियां गलियां, बसेस बसेस, सबको। ऑन अप्रैल 20 द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान held a national biofuel coordination committee meeting. Under this meeting it was decided that surplus rice that is available with a food corporation of India is to be used to manufacture ethanol। पहले ही बन रहा था इथेनॉल के लिए, इथेनॉल तो पहले ही बन रहा था इससे, बट अब इसको और भी किसमें यूज किया जाएगा, हैंड सैनिटाइजर और सैनिटाइजर बनाने में। PNI अंडर द NBCC नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, it was decided that the surplus rice is to use to make a sanitizer and also making ethanol blended petroleum program. The decision was taken according to the national policy of biofuel। और जितने भी डिसीजन लिए गए किसके तहत लिए गए, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल। अरे सर ये है क्या, सुनो ये है अंडर द पॉलिसी ड्यूरिंग एवरी क्रॉप ईयर, हर साल, when there is a over supply of the food grain and the expected फायदा, मतलब जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से जितना और ज्यादा अगर ओवर सप्लाई हो जाती है तो उन सारे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। वो किसके लिए यूज किया जाएगा, इथेनॉल बनाने में। आइए CBDT इशू क्लैरिफिकेशन, इन्होंने क्या किया है कि कुछ बदलाव लाए हैं सेक्शन 115 BAC के तहत ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, इसको शामिल कर दिया गया। देखते क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिसेंटली क्लैरिफाइड that the employee shall seek clarification and detect tax at source। मतलब उसके पास जितनी भी इनकम है, कोई भी एम्प्लॉय है जहां वो काम करता है उसके अलावा भी, जहां वो काम करता है उसके अलावा भी जो भी उसकी कोई इनकम है तो उसको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी 115 BAC सेक्शन के तहत। आइए देखते हैं इसमें होगा क्या क्या। सेक्शन 115 BAC was inserted recently into income tax act 1961। according to the section, a person receive income other than द फैमिली बिजनेस के अलावा अगर उसको कहीं से इनकम मिलती है, शैल बी टैक्स्ड, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उसका भी। और किसके तहत, सेक्शन 115 BAC के तहत। दिस इज फर्निश्ड अलोंग विद दोज सबमिट सेक्शन अंडर 139, मतलब उनके लिए भी एप्लीकेबल होगी ये 115 BAC जो सेक्शन 139 के तहत जो पे करते हैं। 139 में क्या है कि मान लीजिए अगर आप सेक्शन के दायरे आते हैं, ऐसे इनकम टैक्स के दायरे आते हैं जिसमें आप अपना TDS, मतलब सॉरी TDS नहीं, इनकम
टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वो सारी इनकम आपके इसके तहत आते हैं सेक्शन 139 के तहत। द इशू एरोस, अब इशू क्या आ रहा है इसके तहत कि इशू एरो दैट वाज इम्पोज्ड अंडर द सेक्शन 115 बीएससी इज कंसीडर्ड अंडर टीडीएस। क्या उसमें टीडीएस कटेगा? अब जो मतलब टीडीएस के अब जो 115 के तहत जो जो लोग आएंगे तो उनका क्या टीडीएस होगा, आइए देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। इफ द टैक्स पेयर, ध्यान से सुनना इसको, द टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज इनकम अदर देन दैट रिसीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, द इंटेंट टू गेट अ कंसेशनल, अब उसको अगर उसकी जो भी इनकम है तो उसके उस पे उसे कंसेशन मिलेगा टैक्स पे सेक्शन 115 बीएससी के तहत उसको उस पे जो इनकम उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मिल रही उस पे उसको थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा अगर वो हर साल उस इनकम का टैक्स पे कर रहा था। अब बात कर लेते हैं अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाता, अगर वो इस बात को बताने नाकामयाब रहता, फेल टू इंटीमेशन, तो क्या होता है कि एम्प्लॉय शैल मेक टीडीएस विदाउट कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। ठीक, I hope you like my video. Thank you so much for watching this video. Happy learning. Don't forget to smile. Yes, यही वाली. And don't forget to like, comment and share. अपना ख्याल रखें, खुश रहें. जय हिंद.